नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीधी से आ रही है, जहां पर भीषण और बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सीधी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। नहर में बेकाबू बस के गिरने से 25 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। आपको बता दें कि अभी 20 लोग अभी भी लापता हैं। जो खबर आई है, नहर में यह बस गिर गई थी। मध्य प्रदेश के सीधी की यह खबर है, जहां पर नहर में बेकाबू ये बस गिर गई थी, जिसमें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलना शुरू हुआ तो 25 शव नहर से अब तक निकाले जा चुके हैं और 20 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा यह हादसा है। अभी फिलहाल इस हादसे के पीछे की वजह नहीं पता चल पा रही है कि क्या यह बस अनियंत्रित होकर के नहर में गिरी है, क्या यह ओवर स्पीडिंग की वजह से यह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, या फिर जरूरत से ज्यादा यानी कि कैपेसिटी से ज्यादा इस बस ने लोगों को बैठा रखा था, पैसेंजर्स ज्यादा थे, जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर के ये बस नहर में गिरी है। और ये देखिए, लगातार सरकार की तरफ से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन एक भीषण सड़क हादसा, एक दुखद खबर, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 25 डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है सामने मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां पर 25 शव को बाहर निकाल लिया गया है और अभी बताया जा रहा है कि 20 और लोग हैं जो कि लापता हैं। अंदाजा लगाइए कि 45 लोग अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, हो सकता है 50 के आसपास लोग इस बस में सवार हो, 45-50 के आसपास, जिसमें से 25 लोगों की डेड बॉडी, 25 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लगातार लोगों को खोजने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी 20 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आई है, सबसे ताजा जानकारी, उसके मुताबिक कुल 35 शव अब तक बरामद हो चुके हैं और एक बेहद बड़ा ये हादसा हुआ है सीधी जिले में। और आपको बता दें श्वेता कि दरअसल ये जो नहर है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है और इसी वजह से, और नहर में क्योंकि पानी जो है इस वक्त सिंचाई के लिए छोड़ा गया था बाणसागर डैम से, उसकी वजह से नहर में बहाव भी ज्यादा तेज था और इसी वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी मिल नहीं पा रही है। पता करने की कोशिश की जा रही है कि नहर में कहीं वो आगे और ज्यादा बह तो नहीं गए हैं। अब तक का जो आंकड़ा आया है वो 35 शवों का आ चुका है। 7 लोग जो हैं शुरुआती समय में ही बच करके बाहर निकल गए थे, कुछ अपने स्वतः तैर के बाहर निकले थे, कुछ लोगों को जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बचा लिया था। लेकिन अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल लापता है, जिनकी जानकारी मिल नहीं पाई है। इसमें आपको बता दें, गौर करने लायक बात यह है श्वेता कि ये जो सड़क है, आमतौर पर ये बस इस सड़क से नहीं गुजरती थी, ये नेशनल हाईवे से होकर के गुजरती थी। लेकिन नेशनल हाईवे पर कल जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, वहां पे जाम लगा था, यातायात ज्यादा था और इसीलिए वैकल्पिक इस रास्ते को इस्तेमाल किया बस के ड्राइवर ने। लेकिन ये सकरा रास्ता था, इसमें गड्ढे ज्यादा थे और वो संतुलन नहीं बना सका और इस वजह से ये बस नहर में समा गई। क्योंकि नहर में पानी सिंचाई के लिए छोड़ा जा रहा था, तो बहाव भी तेज था और नहर की गहराई होने के चलते मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा यहाँ पे अब तक बढ़ चुका है। बिल्कुल, और कई बार रवीश ये भी देखा जाता है कि इन इलाकों में खास करके जरूरत से ज्यादा पैसेंजर्स भी बिठा लिए जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि एक तो रास्ता खराब, दूसरे से पैसेंजर्स भी अगर ज्यादा यहाँ पर थे और अगर स्पीड भी ज्यादा थी, तो क्या ये सारी वजह भी हो सकती है इस हादसे के पीछे? बिल्कुल, और आपको पता है श्वेता, ये जो बस अभी जो बाहर निकली है नहर से, इसके जब हम आकार को देख रहे हैं तो जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो भार क्षमता थी लोगों के बैठने की, मुसाफिरों को बैठने की, वो तकरीबन 30 से 35 लोगों की थी, यानी पैसेंजर कैपेसिटी इसकी 30 से 35 की थी। लेकिन जो एक परीक्षा स्थानीय स्तर पर होती है, उस परीक्षा में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इस बस में सवार थे, इसलिए माना जा रहा है कि जो बस की भार क्षमता थी उससे ज्यादा लोग इसमें बैठे थे, जरूरत से ज्यादा सवारियां इसमें बैठी थी और उसके बाद ये हादसा हुआ है, इसलिए मृतकों का आंकड़ा जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा, ये लापरवाही है। जिला स्तर पर भी अगर देखें तो जो आरटीओ ऑफिस है उस पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार जांच ऐसी क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले मंदसौर में भी एक घटना ऐसी आ चुकी है, जहां पर जरूरत से ज्यादा सवारी भर लेने के बाद बस हादसे का शिकार हुई थी, पानी से भरे हुए गहरे गड्ढे में गिरी थी, जिसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी। और अब ये एक दूसरा बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अब तक 35 शव बरामद हो चुके हैं। मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, इसलिए लापरवाही जो है वो अधिकारियों की भी बनती है स्थानीय स्तर पर कि जरूरत
के समय जांच क्यों नहीं की जा रही थी कि बस में लोडिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठे हैं या नहीं। बिल्कुल रवीश, और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो आपने उठाया है, और ये बात जो हम कह रहे हैं ये बहुत ही वैलिड है, और ये पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी है जो आप भी बता रहे हैं। ऐसी जानकारी अगर इकट्ठा हम करें तो अलग अलग राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, और भी कई इलाकों में हमने देखा है छोटे छोटे शहरों में अक्सर ओवरलोडिंग हो जाती है। अक्सर लोगों को बस के ऊपर भी बैठकर जाते हैं, इतने लोग भर जाते हैं, और अक्सर असंतुलन की वजह से बस जो है इस तरह के हादसे का शिकार होती है। लेकिन फिलहाल यहां पर रवीश आपसे हम जानना चाहेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन किस गति में चल रहा है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि बताया जा रहा है हो सकता है नहर में बह गए हों। जी बिल्कुल, और यही वजह है क्योंकि बाणसागर डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा था उसे अब रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना का संज्ञान लेते हुए सुबह ही आदेश जारी किए थे। बाणसागर डैम यानी जहां से इस नहर में पानी आ रहा है फिलहाल उसे रोका गया है, ताकि अगर कोई बस इस नहर में बह भी गया हो तो उसकी तलाश आगे की जा सके। इसके अलावा 2 मंत्रियों को भोपाल से रवाना किया गया है। रीवा वो स्टेट प्लेन से पहुंचेंगे और उसके बाद बाय रोड वो घटनास्थल के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो घटनास्थल है ये जिला मुख्यालय से और राज्य की राजधानी से बेहद ज्यादा दूर है। भोपाल से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर ये 650 किलोमीटर दूर ये घटनास्थल है, और जिला मुख्यालय से भी रीवा जो जिला मुख्यालय है उससे भी घटनास्थल काफी दूर है। इसलिए फिलहाल मंत्री जो है वो जा रहे हैं, रामखिलावन पटेल राज्य मंत्री और तुलसी सिलावट जो जल संसाधन मंत्री है, ये इन दोनों को मुख्यमंत्री ने रवाना कर दिया है। एसडीआरएफ की टीमें वहां पे तैनात है जो लगातार सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि जो है उसकी घोषणा फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई है। लेकिन ये हादसा बेहद ज्यादा बड़ा है और मध्य प्रदेश के हाल फिलहाल के इतिहास में अगर देखा जाए तो इससे बड़ी बस दुर्घटना नहीं हुई है। बिल्कुल, और बेहद बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, और बेहद दुखद खबर ये सामने आई है मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां पे आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बस जो है वो एक्सीडेंट की वजह से एक नहर में गिर गई है, और 35 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। बताया जा रहा है ये जो नहर है वो काफी गहरा है और इसकी वजह से लोगों के बचने की संभावना बेहद कम है। बताया जा रहा है और भी लगभग 20 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। और अभी तक सूत्रों के हवाले से और हमारे जो संवाददाता जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि अक्सर ये बस का ये रूट ही नहीं होता है जहां से ये बस जा रही थी, और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक होने की वजह से इस दूसरे रूट को लिया इस बस ने। साथ ही साथ दूसरी बड़ी गलती कि जरूरत से ज्यादा, यानी कि जितनी कैपेसिटी 30 से 35 लोगों के बिठाने की कैपेसिटी थी और लगभग 50 के आसपास बताया जा रहा है कि इस बस में लोग सवार थे। कुछ एग्जाम्स था जिसकी वजह से इस पर छात्र बैठ गए थे ज्यादा, इस वजह से रास्ता खराब होने की वजह से ये तमाम ऐसे रीजंस रहे हैं, ये तमाम ऐसी वजह रही हैं जिसकी वजह से ये बस हादसे का शिकार हो गई और इतने लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक मौत, बेहद दुखद खबर मध्य प्रदेश के सीधी से आ रही है। ये तस्वीरें जो हमें बता रही हैं कि किस तरह से कितने लोग मौत के गाल में समा गए, आपको काल के गाल में समा गए ये लोग। आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी से जो ये खबर आ रही है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें अगर सतर्कता बरती जाती तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था, और ये पहली खबर नहीं है, पहली घटना नहीं है इस तरह की। इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सतर्कता और लोकल प्रशासन यहां पर कहीं ना कहीं वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं के लिए। रवीश हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, लगातार हम देख रहे हैं वहां पर जो टीम है वो कौन कौन सी टीमें हैं रेस्क्यू के लिए जो यहां पर बुलाई गई हैं? क्या एसडीआरएफ की टीम है और इसके अलावा और कौन कौन से लोकल वहां पर टीम है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा जिसने संभाल रखा है? देखिए, स्थानीय स्तर पर जो गोताखोर थे वो सुबह से इस काम में लगे हुए थे, लेकिन जब इस घटना के बारे में और इसके जो घटना का स्वरूप है वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, यानी नहर जैसे जैसे शव उगलती गई तो घटना की गंभीरता का अंदाजा लगना शुरू हुआ। क्योंकि शुरुआती स्तर पर यह माना जा रहा था कि बस का आकार छोटा है तो इसमें ज्यादा लोग सवार नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना को देखते हुए अभी पूरी क्षमता से बसें जो है वो चल भी नहीं रही हैं, इसलिए पहले ये माना जा रहा था। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन्होंने शुरुआती तौर पर लोगों को बचाया था, उन्होंने बताया कि बस में जरूरत से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, बस खचाखच भरी हुई थी, तब जाके इसका स्वरूप बड़ा होना शुरू हुआ और नहर जैसे जैसे शव उगलती गई तो फिर उसके बाद एसडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया। एसडीआरएफ की कई टीमें फिलहाल यहाँ पे जो सर्च बोट्स हैं उनके साथ, रेस्क्यू बोट्स के साथ, और साथ ही में जहाँ पे ये घटना हुई है उससे तकरीबन 3 किलोमीटर आगे तक सर्च ऑपरेशन चला रही है एसडीआरएफ की टीमें। जिला स्तर पे
दो अलग अलग जिलों की, क्योंकि सीधी जिला जो लगता है और रीवा जिला जो लगता है, यहाँ से भी स्थानीय प्रशासन ने अपनी अपनी टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया, क्योंकि इन दोनों जगहों के बीच में ही ये घटनास्थल पड़ता है। तो ये दोनों जिले से भी जो आपदा की टीमें हैं वहां पहुंच चुकी है। फिलहाल शवों को अब पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जा रहा है, एक एक करके, जहां पे इन शवों का पोस्टमार्टम भी होगा और इसके बाद ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार कौन कहां से था। लेकिन ज्यादातर लोग छात्र थे, इसका शुरुआती तौर पे अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी से ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस नहर में जा गिरी, जिसमें कि अब तक 35 शव को निकाला जा चुका है और बताया जा रहा है कि अब भी कई ऐसे लोग हैं जो कि लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा लोगों को बिठा लेने की वजह से और जिस रूट से, जिस रास्ते से ये बस जा रही थी, वो रास्ता भी बेहद खराब था। इस वजह से ये बस अनियंत्रित होकर इस नहर में गिर गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। आपको हम बता दें कि वहां पर कोई एग्जाम था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि बहुत सारे छात्र इस बस में सवार हो गए थे और कैपेसिटी से ज्यादा इस बस में, इस छोटी सी बस में लगभग 30 से 35 लोगों के बैठाने की कैपेसिटी थी। लेकिन जो जानकारी आ रही है, लगभग 45 से 50 लोगों को बैठा लिया गया था, जिसमें कि अंदाजा लगाइए 35 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। यानी कि बस ड्राइवर की भी गलती, लोकल प्रशासन की गलती, और इस तरह की गलतियां इसी तरह से अगर होती रही और इसे नहीं रोका गया तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे। और मौका तो था उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक के शिलान्यास का, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किसानों को नए कृषि कानून के फायदे गिनाए। साथ ही विपक्ष पर किसानों के बीच जमीन छिन जाने का झूठा डर फैलाने के लिए लताड़ा भी। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। आज गांव का गरीब किसान देख रहा है कि उसके छोटे से घर को बचाने के लिए, उसकी जमीन को बचाने के लिए पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है। इतना बड़ा रक्षा कवच हर गरीब को, हर किसान को, हर ग्रामवासी को दे रहा है। जब कोई कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों की जमीन छीन जाने का झूठ फैलाता है, तो उस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। साजिश के दरअसल कितने चेहरे हैं? टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस लगातार उन चेहरों की तलाश में लगी है जो कथित तौर पर टूल किट तैयार करने में शामिल थे। इस बुलेटिन में एक एक करके उन चेहरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस व्हाट्सएप चैट की चर्चा करेंगे जो 3 फरवरी की रात स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच हुआ था। चैट से खुलासा हुआ है कि ग्रेटा ने जब गलती से टूल किट से ट्वीट कर दिया तो बुरी तरह से वो खौफजदा हो गई और दिशा भी उस डर में आ गई। यूएपीए का डर उसे सताने लगा।
थनबर्ग ने किसान आंदोलन से जुड़ा टूल किट 3 फरवरी को अपलोड किया। उसी रात 9:23 पर दिशा ने मैसेज कर ग्रेटा को गलती बताई। 2 मिनट बाद रात 9:25 पर ग्रेटा ने दिशा को मैसेज किया। वास्तव में ये अच्छा होगा कि इसे अब तैयार कर लिया जाए। मुझे इसकी वजह से काफी धमकियां मिलेंगी। वास्तव में ये मामला तूल पकड़ रहा है। जवाब में दिशा गलती का इजहार करते हुए कहती है कि मैं ये मैसेज भेज रही हूँ तुम्हें। 10 मिनट बाद 3 फरवरी को रात 9:35 पर दिशा फिर ग्रेटा को मैसेज करती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप टूल किट को पूरी तरह से ट्वीट ना करें? क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मैं वकीलों से बात करने वाली हूँ। मुझे खेद है, लेकिन उस पर हमारे नाम है और हमारे खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस के हवाले से पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि दिशा रवि ने ही वो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था, जिसे ग्रेटा ने गलती से ट्वीट कर दिया था। आज तक के पास दिशा रवि और ग्रेटा का व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है, जिसमें टूल किट के लीक होने के बाद दिशा बेहद घबराई हुई हैं। दिशा ग्रेटा से कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब हम पर UAPA का केस लग सकता है, इसलिए ग्रेटा तुम वो ट्वीट डिलीट कर दो। इसके अलावा बातचीत में दिशा बेहद घबराई हुई हैं। वो लगातार ग्रेटा को समझाती बुझाती नजर आ रही हैं। साथ ही ये भी कह रही हैं कि तुम मत घबराओ, मैं अपने वकील से बात करती हूँ। साफ है कि दिशा रवि बेहद घबराई हुई थी। उसे मुसीबत में फंसने का एहसास हो चुका था। इसका एक मतलब ये भी था कि उसे पता था कि जो टूल किट उसने ग्रेटा को भेजा था उसमें सब कुछ सामान्य नहीं था। बहरहाल जब दिशा ने ग्रेटा से UAPA वाली बात कही तो कुछ देर तक ग्रेटा की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। इससे दिशा और घबरा गई। 4 मिनट बाद यानी कि रात को 9:40 पर दिशा एक बार फिर से व्हाट्सएप करती हैं और ग्रेटा से पूछती हैं क्या वो ठीक हैं। इसका जवाब देते हुए ग्रेटा ने लिखा, मुझे कुछ लिखने की जरूरत है। इस पर दिशा ने रिप्लाई किया, क्या आप 5 मिनट दे सकती हैं? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। ग्रेटा का तुरंत जवाब आता है, नफरतों का ऐसा तूफान कभी कभी आता है और ये वास्तव में काफी प्रबल होता है। फिर दिशा का जवाब, वास्तव में मुझे बहुत खेद है, हम सब घबराए हुए हैं क्योंकि यहाँ पूरा मामला खराब होता जा रहा है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका नाम बेदाग रहे। आगे दिशा कहती है, हमें सब कुछ डीएक्टिवेट करना होगा। टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट CP साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। दिल्ली पुलिस दिशा के मोबाइल के साथ सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाल रही है। डिलीट की गई सारी सामग्रियों को निकाला जा रहा है। जाहिर है कि जांच बढ़ने के साथ साथ कई सनसनीखेज बातें और सामने आएंगी। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात साजिश के चेहरों की। टूल किट मामले में आज एक और चेहरे की एंट्री हुई है। ये चेहरा है कनाडा में रहने वाली अनीता लाल का। अनीता 11 जनवरी की उस जूम मीटिंग में शामिल थी जिसमें टूल किट का मसौदा तैयार किया गया था और उस पर चर्चा की गई थी। अनीता 5वां नाम है जिसका खुलासा टूल किट केस में हुआ है। दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, मो धालीवाल, टूल किट वाली साजिश के इन 4 किरदारों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन इस साजिश में 5वें किरदार की एंट्री हुई है। उस किरदार का नाम है अनीता लाल। दिल्ली पुलिस ने कल खुलासा किया था कि टूल किट बनाने के लिए 11 जनवरी को खालिस्तानी संगठन PJF की जूम मीटिंग हुई थी। करीब 70 लोग शामिल हुए थे। ज्यादातर लोग मीटिंग में अपनी पहचान छिपाकर शामिल हुए थे। इन तकरीबन 70 लोगों में पुलिस ने 5 लोगों की पहचान की है। उन्हीं में 5वां किरदार है अनीता लाल का। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, मो धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया।
इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पे फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। इस जूम मीटिंग के मुताबिक निकिता, शांतनु और दिशा ने मिलकर टूल किट का ड्राफ्ट तैयार किया था। अनीता लाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो कनाडा में रहती है। वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक मो धालीवाल की करीबी हैं। अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की सह संस्थापक भी हैं। पुलिस के मुताबिक टूल किट तैयार करने में अनीता लाल भी शामिल थी। जांच कर रही दिल्ली पुलिस इस मामले में हर रोज नए खुलासे कर रही है, हर रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब नया किरदार सामने आया है अनीता लाल का। अनीता लाल कनेडियन मूल की महिला है। एमओ धालीवाल खालिस्तानी समर्थक की बेहद करीबी मानी जाती है। साथ ही साथ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर मेंबर भी हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें अनीता लाल भी शामिल है। साथ ही साथ टूल किट को जो क्रिएट किया गया था उसकी वन ऑफ द मास्टरमाइंड अनीता लाल भी हैं। टूल किट के 5 किरदारों में धालीवाल और अनीता लाल देश के बाहर रहते हैं, लेकिन बाकी 3 देश में, जिनमें दिशा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि शांतनु और निकिता की जोर शोर से तलाश की जा रही है। टूल किट केस से जुड़े ट्वीट खंगालने पर दिल्ली पुलिस को और भी चौंकाने वाले नाम मिले हैं। एक नाम है पीटर फेडरिक का। बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज पीटर फ्रेडरिक। अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है? तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। जांच में सामने आया है कि पीटर फेडरिक को टैग कर कई ट्वीट किए गए हैं। पीटर 2006 से खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर और इकबाल चौधरी के संपर्क में है। पीटर फेडरिक खुद को मलेशिया का बताता है और अमेरिका से ऑपरेट करता है। आतंकवादी फंडिंग में भिंडर का नाम आता है। इकबाल सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की ओर से संचालित K2 डेस्क का मुख्य चेहरा है। ऐसे में इकबाल का नाम टूल किट के रिसोर्स में क्यों डाला गया, इसकी जांच चल रही है। फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया? क्या ये मो धालीवाल के कहने पर डाला गया, या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है, एंड थ्रू इनके BS भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज। साफ है टूल किट का जाल फैलता जा रहा है। दिल्ली से मुनीश चंद्र पांडे, तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उन 2 किरदारों की करेंगे जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये है निकिता जेकब और शांतनु मुलुक। वैसे दोनों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली। कहां है टूल किट केस की आरोपी निकिता जेकब? कहां छिपा है टूल किट केस में वांटेड शांतनु मुलुक? टूल किट की एडिटर दिशा रवि के और कितने राज? टूल किट में दिशा रवि से पूछताछ में जैसे जैसे साजिश के राज खुलते जा रहे हैं, दिशा के 2 सहयोगी निकिता जेकब और शांतनु मुलुक पर शिकंजा कसता जा रहा है। शांतनु की तलाश में दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र के बीड़ जाकर उसके घर पर छापा मारा, लेकिन शांतनु का पता नहीं चला। पुलिस उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। शांतनु बीड़ के चाणक्यपुरी इलाके में रहता है। टूल किट तैयार करने में निकिता की तरह उसने भी दिशा की मदद की थी। शांतनु पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। उसने अमेरिका से MSc की पढ़ाई की थी। पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले काफी समय से वो सक्रिय रहा है। टूल किट मामला सामने आने के बाद बीड़ में शांतनु के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शांतनु की घेराबंदी निकिता के घर से बरामद सबूतों के आधार पर हो रही है। शांतनु की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें बीड़ के अलावा बेंगलुरु में भी सर्च कर रही हैं।
उधर टूल किट में दूसरी वांटेड आरोपी बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील निकिता जेकब का भी 11 फरवरी के बाद से दिल्ली पुलिस को कोई सुराग नहीं है। आज तक के पास वो दस्तावेज हैं जो निकिता पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने निकिता के मुंबई घर पर रेड की थी, लेकिन शाम होने की वजह से छापेमारी रोकनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक निकिता से साफ साफ कहा गया था कि छापा दूसरे दिन भी जारी रहेगा और पुलिस की टीम 12 फरवरी को सुबह 10:30 बजे आएगी। दिल्ली पुलिस ने निकिता से ये भी कहा था कि उस दौरान वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी और घर में मौजूद किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेगी। ये सारी बातें दिल्ली पुलिस ने लिखित में की थी और आपकी स्क्रीन पर यही वो दस्तावेज है जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। लेकिन दूसरे दिन जब तय वक्त पर दिल्ली पुलिस निकिता के घर पहुंची तो निकिता गायब थी। यही नहीं, उसने 12 फरवरी को ही मुंबई हाई कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगा दी। निकिता ने कहा कि उसकी जांच पूरी हो चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच जारी रहने पर सहमति बनी थी। अब सुनिए निकिता के वकील का क्या कुछ कहना है। हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि 4 हफ्ते का निकिता को प्रोटेक्शन दिया जाए कोर्ट से, क्योंकि देखिए प्रॉपर जुरिस्डिक्शन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। मुंबई हाई कोर्ट में सिंस वो रहती है, यहाँ की रेसिडेंट है, तो इसलिए हमने माननीय अदालत को हमने अप्रोच किया है ताकि जब तक वो उधर जाए प्रॉपर मेरिट्स पे मैटर आर्ग्यू करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। इफ शी अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है वो अपना केस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट शायद ना कर पाए। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में निकिता जेकब और औरंगाबाद कोर्ट में शांतनु मलिक की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी है। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से विद्या और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी का विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने दिशा की गिरफ्तारी को बिल्कुल सही ठहरा है। जहाँ तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है वो बिल्कुल मिथ्या है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।